दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर सुबह सुबह लग गया लोअर सर्किट। लेकिन अब ये लोअर सर्किट खुल चुका है और स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी दिखाई दे रही है। यानी स्टॉक तेजी के साथ आगे बढ़ने को भी तैयार दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा में भी 20% का लोअर सर्किट लगा, लेकिन सर्किट खुल गया और इसके पीछे वजह है अनिल अंबानी की तरफ से दिया गया बयान। अनिल अंबानी ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें हमें किसी तरह से पेमेंट चुकाने के लिए नहीं कहा गया है, यानी हमारे ऊपर कोई देनदारी नहीं है। ये जो बयान निकल कर आया है उसके बाद में यहाँ पे पूरा माहौल बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या है उस बयान के मायने और क्या ये रकम चुकानी होगी या नहीं, इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। क्या इस समय जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है रिलायंस पावर में एंट्री करनी चाहिए? वैसे तो रिलायंस इंफ्रा भी ऊपरी प्राइस से बहुत नीचे आ चुका है। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अपने रीस्ट्रक्चर के दौर में गुजरी है। कंपनी अपने बिजनेस को रीसेटल करना चाहती है, उसके लिए बहुत सारी कोशिशें करी, अपने कर्ज को चुकाने की कोशिश करी और उसके बीच में ये जो एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया इसने मामला बिगाड़ा, लेकिन अब कुछ रिकवरी दिखाई दे रही है। तो क्या करना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो ये छोटा पेनी स्टॉक फंडामेंटली कितना मजबूत है, क्या जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत लोअर सर्किट के साथ हुई। 26.95% का लोअर सर्किट लगा। क्लोजिंग थी परसों की देखो कि 28.35 के आसपास। और देख सकते हो कि सबसे जो अच्छी बात है कि दिन में जो आज हाई बना हुआ 28.35 का है, यानी आपको गिरावट थमती हुई दिखाई देगी। और इस समय स्टॉक अगर आप देखें तो 27.95 के आसपास, जहाँ पे 1.41% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे गिरावट थमने की संभावना दिख रही है। वैसे स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, उसके बाद में गिरावट की चपेट में आ गया। तो 4 अप्रैल को स्टॉक 33.35 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 5 अप्रैल को स्टॉक 32.60 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.2% की गिरावट हुई और ये प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हुआ। लेकिन 8 अप्रैल को यहाँ पे लग गया लोअर सर्किट और स्टॉक आ गया 31 के आसपास 5% के लोअर सर्किट के साथ। 9 अप्रैल को यहाँ पे 4% के आसपास की गिरावट हुई, स्टॉक 29.80 के आसपास आ गया। और 10 अप्रैल को फिर से लोअर सर्किट लगा है 5% का, 28.35 के आसपास स्टॉक आया और आज फिर से 5% के लोअर सर्किट के साथ लोगों को खरीदारी का मौका मिला। यानी जो पिछले दिनों गिरा तेजी बनी थी वो सारी की सारी यहाँ पे गिरती हुई दिखाई देगी। और आप ये समझ ही सकते हो कि पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में करीब यहाँ पे 20-22% की बड़ी गिरावट हुई और अब स्टॉक थोड़ा सा सेटल होने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इस समय स्टॉक 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 12.13% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब आप देख ही सकते हो कि इसमें भी भारी भरकम गिरावट हुई। वैसे आप देख लो कि यहाँ पर भी गिरावट हुई थी, लोअर सर्किट लगा, लेकिन इस समय सर्किट खुलता हुआ दिखाई देगा। वैसे आप देख सकते हो कि 290 के आसपास स्टॉक था 5 अप्रैल को, यानी पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में 300 का जो शेयर था वो 200 पे आ गया। तो दोनों ही शेयरों में भारी भरकम गिरावट हुई। अब यहाँ पे देखो कि जो 8,000 करोड़ की रकम मिलने वाली थी अनिल अंबानी को DMRC की तरफ से, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया 10 अप्रैल को, उसमें कहा गया कि पेमेंट के आदेश को अवैध बताते हुए उसको खारिज कर दिया, यानी कि 8,000 करोड़ जो है अनिल अंबानी को नहीं मिलेंगे दिल्ली मेट्रो की तरफ से। और ये जो मामला है ये 2008 का मामला है, जिसमें DMRC और DMPL ये अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की एक सब्सिडीज कंपनी है। तो ये दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। और आप देखें तो DMAPL यह रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडीज कंपनी है। तो इसकी वजह से देखें तो ये समझौते में जब पूरा का पूरा जो फैसला है पलट गया है। इससे पहले कई बार ये फैसले है जो इसमें बदलाव होते हुए देखा है हमने। कभी फैसला अनिल अंबानी के फेवर में आया तो कभी उसके खिलाफ आया और बहुत समय से मामला चल रहा है। अभी तक 3,000 करोड़ की रकम ऑलरेडी चुका दी गई है DMRC की तरफ से। और अब जब ये पूरी रकम वापस चुकाने की बात निकल के आ रही है, इसका मतलब 3,000 करोड़ जो लिया है आप देखो कि DMAPL ने उसको वापस देना होगा, यही है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो यहाँ पे देख सकते हो कि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की जो बेंच बनी थी उन्होंने ये मामले की सुनवाई की और बेंच ने कहा कि DMRC की ओर से अब तक जमा की गई राशि DMAPL को वापस करनी होगी, यानी लगभग 3,300 करोड़ वापस देने होंगे।
लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हो कि अनिल अंबानी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उस पर कोई देनदारी नहीं लगाई गई, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश में उन पर कोई देनदारी के लिए नहीं कहा गया है। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर स्पष्ट करना चाहता है कि कोर्ट द्वारा पारित 10 अप्रैल 2024 का आदेश कंपनी पर कोई दायित्व नहीं डालता है और कंपनी को मध्यस्थ अवार्ड के तहत डीएमआरसी और डीएमएफएल के से कोई पैसा भी नहीं मिला है, यानी एक तरह से उन्होंने पल्ला झाड़ दिया है। अनिल अंबानी का कहना है कि रिलायंस इंफ्रा को एक भी पैसा नहीं मिला है कम, और ये जो पूरा मामला है ये डीएमआरसी और डीएमएफएल के बीच में है और इसीलिए रिलायंस इंफ्रा ये पैसे वापस नहीं करेगी। यानी कुल मिला के उनका कहना है कि जो 3,300 करोड़ उनको मिला है वो डीएमएफएल को मिला है और उसका सीधा संबंध नहीं है रिलायंस इंफ्रा के साथ में, इसलिए रिलायंस इंफ्रा वो पैसे नहीं चुकाने वाली क्योंकि वो पैसे उनको मिले ही नहीं है। अनिल अंबानी का कहना है कि किसी भी प्रकार की देनदारी हम पर नहीं बनती है। रिलायंस इंफ्रा ने कहा है कि डीएमएफएल एक अलग इकाई है और यह जिम्मेदारी उसी पर आती है। रिलायंस इंफ्रा की तरफ से कहा गया कि हम ये पैसे नहीं चुकाएंगे क्योंकि ये तो डीएमएफएल के अकाउंट में गए। तो यहाँ पे इस खबर के बाद देखें तो एक माहौल पॉजिटिव बना है और थोड़ा सा जो गिरावट का माहौल था उस पर एक ब्रेक लगा है कि अनिल अंबानी को फिलहाल जिस तरह से ये पूरा मामला है कि ये कंपनी पैसे अपने नहीं चुकाएगी। अब आप यहाँ पे समझ ले कि ये जो आप देखें जो कंपनी बनाई गई थी यह DAMAPL यह सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस इंफ्रा की, और रिलायंस पावर भी रिलायंस इंफ्रा की ही सब्सिडीज कंपनी है। इसलिए रिलायंस इंफ्रा पे मुसीबत आती है तो सभी कंपनियों पे उसका असर देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि कह दिया गया है कि ये पूरा मामला है यह DMAPL और DMRC के बीच में, इसमें रिलायंस इंफ्रा पैसे नहीं चुकाएगी तो रिलायंस पावर पे भी इसका प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अब देख सकते हो कि आज वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा बढ़ा सुबह सुबह ही, इसका मतलब इस लेवल पे ख़रीदारी हो रही है। निचले लेवल से लोग खरीदना पसंद करें क्योंकि कंपनी जल्द ही पूरा कर्ज चुकाने की तैयारी शुरू कर चुकी है, काफ़ी ज़्यादा कर्ज चुका भी दिया गया है। तो आप देखो कि पिछले एक महीने में इसका 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 वीक पहले 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था और परसों 3 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज सुबह सुबह ही 10:30 बजे के आसपास 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम टॉपर बना हुआ है रिलायंस पावर। तो एक तरह से जो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए एक मौका है, निचले लेवल से फिर रिलायंस पावर में खरीदारी का आप दाव लगा सकते हैं थोड़ा, लेकिन रिस्क है। लेकिन जिस तरह से कंपनी की जो रणनीति बन रही है उस हिसाब से स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। अब चलते हैं हम जेपी पावर की तरफ। तो देख सकते हो 11 बजे के आसपास का टाइम स्टॉक 17.95 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे कोई अप डाउन देखने को नहीं मिल रही, यानी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। वैसे इंट्राडे में 18.10 का हाई भी बना और 17.70 का लो भी बना। स्टॉक फिलहाल अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 4 अप्रैल को स्टॉक 18.45 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा। 5 अप्रैल को स्टॉक पे फिर 5% का अपर सर्किट लगा और स्टॉक 19.35 पर आ गया। लेकिन 8 अप्रैल को प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लोअर सर्किट लग गया 5% का और स्टॉक आ गया 18.40 के आसपास। 9 अप्रैल को स्टॉक 17.95 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 2.4% की फिर से गिरावट हुई और 10 अप्रैल को फ्लैट ट्रेड कर रहा था और आज भी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। यानी अब यहाँ से अच्छी एक बाउंस बैक की संभावना बन सकती है। अब फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है। मार्केट कैप इसका 12,213 करोड़ के आसपास है। करंट प्राइस की 17.90 की है और इसका अगर लो देखें तो 5.55 का है। उस हिसाब से इसने बहुत अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दिया है 52 वीक के लो के हिसाब से, लेकिन जो हाई बना वो 24 का, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आ चुका है। स्टॉक का P 25 का है और इसकी बुक वैल्यू 15.60 की है, यानी अपने बुक वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसका ROC 5.16% है और इसका ROE 0.57% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि फंडामेंटली ये पेनी स्टॉक अच्छा दिख रहा है और आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न भी दे सकता है अगर इसको आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर ले स्टॉक को। तो देख सकते हो कि रिस्क तो होती है क्योंकि ये स्मॉल कैप पेनी स्टॉक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्ज में भी कंपनियाँ है। यहाँ पे प्रमोटर ने 79.2% के शेयर अपने गिरवी रखे हुए भी है और प्रमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी कम ही है, तो 24% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो कंपनी का जो प्लस पॉइंट ये है कि इसका जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो 2.24 है, ये हायर देन 1.5। इसका मतलब ये कंपनी अपने इंटरेस्ट पेमेंट को आराम से चुका सकते हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी 0.72 है, लेस देन 1 है। ये भी इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन रहा है। तो कुल मिला के ये जो बात है ये साबित करती है कि इसमें आप दाव लगा सकते हैं और आने वाले समय आपको इसमें एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वैसे रिटर्न ऑन इक्विटी ROE जो है वो इसका इस समय देखें तो 0.83 है, जो लेस देन 10% है। ये इसके लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट जरूर बन रहा है। कुल मिला के
आप देख सकते हो कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। तो इसमें जेपी पावर में निवेश आपको करना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 100 को पहले ट्रेड करता हुआ दिखाई देता था 2008 के पहले। उस हिसाब से अंडर वैल्यू स्टॉक है, आने वाले समय हो सकता है उस लेवल तक जा सकता है वापस। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।